हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास 12 का सेकंड चैप्टर जो कि आपकी यूनिट फर्स्ट है उसका सेकंड चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने इस चैप्टर के जो नोट्स है आपको सबको भेज दिए हैं, तो आपने थोड़ा बहुत इस चैप्टर का पढ़ा भी होगा। ये चैप्टर आपकी क्लास 11th में जो पुष्प की संरचना उससे थोड़ा संबंधित है, तो आपको उसको समझने में थोड़ी आसानी होगी। जैसा कि मैंने डायग्राम बना के बताया है आपको। आपके चैप्टर का नाम है नर व मादा युग्मोद्भिद की संरचना एवं विकास। मतलब कि इस चैप्टर में हम पुष्प में जो नर व मादा जननांग पाए जाते हैं उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि जो पुष्प में जो लैंगिक जनन अंग होते हैं वो पुमंग व जायांग होते हैं, उन्हीं के द्वारा पुष्प में निषेचन की क्रिया होती है। तो एक पुष्प का डायग्राम बना के आपको समझाया गया है। देखिए, आप जो सबसे नीचे वाला भाग है, जो आपको ये संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं पुष्परंध्र। पुष्परंध्र पुष्प का वह भाग होता है जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा हुआ रहता है। मतलब कि ये जो संरचना होती है ये प्लांट के स्टेम से, मतलब पादप के तने से ये पुष्प जुड़ा होता है, उस संरचना को बोलते हैं पुष्परंध्र। पुष्परंध्र के ऊपर का फूला हुआ भाग, मतलब कि ये भाग देख रहे हो आप, इससे ऊपर के भाग ये कैसा है, फूला हुआ है। तो पुष्परंध्र से ऊपर का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, पुष्पासन। पुष्पासन पर ही पुष्प के जो सारे भाग होते हैं जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पुष्पासन पर ही सारे भाग आके टिके हुए होते हैं। अब बात करते हैं पुष्प में कितने भाग होते हैं मुख्यतः। तो आपसे कोई पूछे पुष्प में कितने भाग होते हैं, तो आप कहेंगे पुष्प में मुख्यतः 4 भाग पाए जाते हैं। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग व जायांग, जो पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं। इसमें जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं वो पुष्प के सहायक चक्र कहलाते हैं, और जो पुमंग व जायांग होते हैं वो पुष्प के आवश्यक चक्र या जनन चक्र कहलाते हैं। अब पुष्पासन से ऊपर की जो भाग ये पत्तीनुमा दिख रहा है इसे बोलते हैं बाह्य दल पुंज। जो बाह्य दल पुंज होता है वो सामान्यतः सभी पुष्पों में हरे रंग का पाया जाता है। बाह्य दल पुंज से आप देखोगे, बाह्य दल पुंज से अंदर की ओर जो संरचना होती है तस्त्रीनुमा, इसे बोलते हैं दल पुंज। ये जो दल पुंज होता है वो सामान्यतः सभी पुष्पों में अलग अलग रंग का होता है। दलपुंज के कारण ही जो कीट वगैरह होते हैं वो पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, अब ये 2 भाग हो गए। अब इससे अंदर की ओर आप देखोगे तो आपको ये संरचना दिखाई देगी पुमंग की, जो कि पुष्प का नर जननांग कहलाता है। पुष्प का जो नर जननांग क्या कहलाता है, पुमंग। पुमंग के सामान्यतः 2 मुख्य भाग होते हैं। ऊपर वाला भाग होता है परागकोश, ये जो भाग है परागकोश, और परागकोश से जो नीचे का भाग होता है ये जो डंठल नुमा, इसे बोलते हैं पुतंतु। इस भाग को बोलते हैं पुतंतु और इस भाग को बोलते हैं परागकोश। जो परागकोश है ये 2 भागों में दिख रहा होगा, एक ये वाला भाग, एक ये वाला भाग। जो परागकोश है आपस में किसके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, योजी उत्तक के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अब पुष्प का सबसे मुख्य भाग जो मादा जननांग होता है उसे जायांग कहते हैं, वो बीच में पाया जाता है। जो पुष्प का मादा जननांग होता है उसके मुख्यतः 3 मुख्य भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग होता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र के नीचे वर्तिका, और वर्तिका के नीचे अंडाशय। अंडाशय वह भाग होता है जहाँ पुष्प में बीजांड पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं। और वर्तिकाग्र वह भाग होता है जो पुष्प के परागकण होते हैं, परागकोश से परागकण मुक्त होते हैं, वो वर्तिकाग्र पर आकर गिरते हैं और वर्तिकाग्र से वर्तिका से होते हुए अंडाशय में आते हैं जहाँ निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है, आवृत बीजी पादप ही पुष्प का निर्माण करते हैं। पुष्प विभिन्न रंग, आकार और प्रकार के होते हैं। पुष्प को बीजाणु पर्णधारी प्ररोह भी कहते हैं। पुष्प में 4 चक्र होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, और अंदर 2 चक्र होते हैं पुमंग व जायांग, जो कि लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। पुमंग की इकाई कहलाती है पुंकेसर और जायांग की इकाई अंडक। पुमंग की इकाई कहलाएगी पुंकेसर और जायांग की इकाई अंडक। पुमंग पुष्प का नर जननांग होता है और जायांग पुष्प का स्त्री जननांग होता है। अब इसके बारे में थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। हम अपने पढ़ेंगे
नर जनन चक्र। इस चैप्टर में दो है, नर व मादा। तो पहले अपन नर जनन चक्र जिसे कि पुमंग भी कहते हैं। ठीक है, नर जनन चक्र है जो पुमंग है, इसकी इकाई क्या कहलाती है? अभी आपने पढ़ा है, पुमंग की इकाई क्या कहलाती है? पुंकेसर। पुमंग की इकाई पुंकेसर। इसे लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं, लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, अभी मैंने आपको बताया पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पराकोश और तंतु। इस डायग्राम को अलग से बना के देख लेते हैं। जो पुंकेसर होता है, इसके पूरे को बोलते हैं पुंकेसर। तो पुंकेसर के दो भाग होते हैं, ऊपर वाला भाग हो गया परागकोश और नीचे वाला भाग पूतंतु। ये वाला भाग है पूतंतु और ये वाला भाग है परागकोश। जो परागकोश है वो दोनों किससे जुड़े हुए रहते हैं? योजी उत्तक से, योजी उत्तक से। जो लंबा व पतला व्रंत होता है जो पुंकेसर को पुष्पासन से जोड़ता है, मतलब कि लंबा व पतला व्रंत। जो पूतंतु होता है लंबा व पतला व्रंत होता है, जो कि पुंकेसर को किससे जोड़ता है? डायग्राम में मैंने आपको बताया था ये किससे जुड़ा हुआ है। ये लंबा व पतला व्रंत है, ये किससे जोड़ता है? पुष्प को किससे जोड़ता है? पुष्पासन से जोड़ते हैं, मतलब कि पुष्पासन पे ही पुष्प के सारे भाग आश्रित होते हैं। तो ये वाला भाग है आकर किससे जुड़ता है? पुष्पासन से। ठीक है, अब कहते हैं परागकोश इसे कहते हैं, मतलब कि ये वाला भाग है क्या? ये परागकोश। पूतंतु के मुक्त सिरे पर लघु बीजाणु फूली हुई संरचना होती है, मतलब ये पूतंतु है, इसका ये सिरा तो बंद है लेकिन इसका ये सिरा खुला है, तो इस खुले हुए सिरे पर लघु बीजाणु युक्त संरचना होती है जिसे परागकोश कहते हैं। तो लघु बीजाणु युक्त संरचना, पूतंतु के मुक्त सिरे पर लघु बीजाणु युक्त संरचना को परागकोश कहते हैं। और आपने अभी पढ़ा है जो परागकोश एक दूसरे से किससे जुड़े हुए होते हैं? योजी उत्तक से जुड़े हुए रहते हैं। जो एंजियोस्पर्म पादप होते हैं, एंजियोस्पर्म पादप, उसमें परागकोश होता है द्विकोष्ठी। द्विकोष्ठी मतलब दो कोष्ठों में बटा हुआ, एक कोष्ठ तो ये हो गया और एक कोष्ठ ये हो गया। तो एंजियोस्पर्म में परागकोश द्विकोष्ठी होते हैं। एंजियोस्पर्म में परागकोश द्विकोष्ठी होते हैं और हर एक परागकोश में दो परागधानी पाई जाती है। जैसे कि इस डायग्राम को, इस वाले को इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। थोड़ा डायग्राम अच्छा है। ये वाला भाग तो बीच वाला भाग हो गया योजी उत्तक का। ठीक है, एक कोष ये हो गया, एक कोष ये हो गया। तो एक परागकोश में कितनी परागधानी है? दो, एक येरी एक येरी, एक येरी एक येरी। तो एक पुंकेसर में कितनी परागधानी पाई जाएगी? चार परागधानी पाई जाएगी, चार लघु बीजानी पाई जाएगी। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में परागकोश द्विकोष्ठी होते हैं, मतलब एक कोष्ठ ये हो गया और एक कोष्ठ ये हो गया, बीच में योजी उत्तक हो गया। जो योजी उत्तक होते हैं इसमें संवहन उत्तक पाए जाते हैं। संवहन उत्तक कौन से होते हैं? जाइलम व फ्लोएम इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, जो मालवेसी कुल होता है, मालवेसी कुल में आप लगा लो जो कपास वगैरह के पादप होते हैं उसमें परागकोश होते हैं एक कोष्ठी, एक कोष्ठी परागकोश। एक कोष्ठी मतलब कि उसमें एक कोष्ठी पाई जाएगी, तो उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की बनेगी। ये पूरा एक कोष्ठ है, तो एक कोष्ठ में कितनी परागधानी पाई जाएगी? दो, और दो कोष्ठ में कितनी परागधानी पाई जाएगी? चार। ठीक है,
तो आपको इस जो डायग्राम है इसको ढंग से आपको समझना है और इसको ढंग से याद करना है। तो पुष्प के नीचे वाला भाग हो गया पुष्परंध्र, पुष्परंध्र के ऊपर का भाग हो गया पुष्पासन, पुष्पासन से ऊपर का भाग हो गया बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज से ऊपर का भाग हो गया दलपुंज, जो कि पुष्प के सहायक चक्र कहलाते हैं। और जो बीच के भाग है पुमंग व जायांग, वो पुष्प के आवश्यक या जनन चक्र कहलाते हैं। पुंकेसर होते हैं, इसके दो भाग मुख्य होते हैं, परागकोश और पुतंतु। परागकोश एक दूसरे से योजकता के द्वारा जुड़े रहते हैं। जो जायांग वाला भाग है, स्त्री जननांग होते हैं, उसके तीन मुख्य भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में बीजांड का निर्माण होता है या बीज का निर्माण होता है। जब परागकोश होते हैं, इससे परागकण मुक्त होते हैं, तो ये परागकण स्त्री जननांग या जायांग के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं और वर्तिकाग्र पर परागकण मिलने के बाद ये वर्तिकाग्र से होते हुए यहाँ अंडाशय में होते हैं, जहाँ पर पुष्प में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। नर जननांग पुंकेसर की इकाई पुंकेसर होती है, जिसे कि लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, परागकोश और पूतंतु। परागकोश किसे कहते हैं, जो पूतंतु का मुख्य सिरा होता है उस पर लघु बीजाणु संरचना को परागकोश कहते हैं। एंजियोस्पर्म पादप में परागकोश द्विकोष्ठी होते हैं और जो मालवेसी कुल है उसमें परागकोश होते हैं वो एक कोष्ठी होते हैं। जब इस संरचना को आप इस प्रकार इसका सेक्शन किया जाता है तो इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। बीच में योजी उत्तक होता है, योजी उत्तक में संवहन उत्तक पाए जाते हैं, जाइलम फ्लोएम होते हैं जो कि संवहन उत्तक, और ये दो कोष्ठ होते हैं। एक कोष्ठ में दो परागधानी पाई जाती है, तो दो कोष्ठों में चार परागधानी जिन्हें कि लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं। और जो मालवेसी कुल होता है उसमें एक कोष्ठी परागकोश पाए जाते हैं। एक कोष्ठी परागकोश में दो परागधानी पाई जाती है। ठीक है।